गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली डोज करेंट अफेयर्स। आज है 13 मई और आज हम पढ़ेंगे 12 और 13 मई दोनों ही दिन से रिलेटेड करेंट अफेयर्स। एक्चुअली उससे पहले कुछ चीज़ें कॉन्फ्रेंस करनी थी कि भाई हाँ, साउंड का इशू आ रहा था, कंप्लेंट रेगुलर आ रही है। सो आज मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, आप लोग देखिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो अगेन मुझे इन्फॉर्म करिएगा। सो मैं एक बार और इसे करेक्शन करने की कोशिश करूँगी। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप लोगों ने लास्ट तक के इस वीडियो में बने रहना है। लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन होता है जिसे आपको अटैम्प्ट करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। कोशिश करें कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा राइट करें, आंसर ही ना राइट करें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन राइट करें। एक्चुअली होता क्या है ना कि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा राइट कर देते हैं वो चीज़ें हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है स्ट्रांगली। तो मेरा काम है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करवाना, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लिखा करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था 11 मई को। अब 11 ही मई को क्यों बनाया गया था? तो 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण के बाद से इसे मनाया जा रहा है। भाई क्यों मनाया जा रहा है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 11 मई ये बहुत इंपॉर्टेंट डे इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो टेस्टिंग चल रही थी इसके लिए पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ था। अमेरिका, जापान काफ़ी फोर्सफुली हमें मना कर रहा था इस टेस्टिंग के लिए, उसके बावजूद हमने टेस्टिंग की थी और वो सफल टेस्टिंग थी। तो इसीलिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी को हमेशा याद रखने के लिए प्रौद्योगिकी दिवस इस दिन में मनाया जाता है। बात हो रही 2021 की, तो 2021 की थीम थी, जो सेलिब्रेट अभी हुआ है उसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एक चीज़ ये है, प्रौद्योगिकी दिवस ही हम क्यों मना रहे हैं? तो प्रौद्योगिकी दिवस हम साइंस को इनकरेज करने के लिए, टेक्नोलॉजी को इनकरेज करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, किसने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का दान दिया है? तो ये दान दिया है ट्विटर ने। ट्विटर ने हमें ऑन हैंड अमाउंट नहीं दी है बल्कि गूगल डॉक के डेटाबेस के अनुसार जैक डॉर्सी द्वारा ये राशि केयर एड इंडिया एंड सेवा इंटरनेशनल यूएसए को मिलेंगे। ये सभी गैर लाभकारी संस्थान हैं। इस राशि से ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर के अलावा वेंटिलेटर जैसी मशीनें खरीदी जाएंगी जिन्हें सरकारी अस्पतालों व कोविड सेंटर को दिया जाएगा। बात हो रही ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना मार्च 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ प्रेजेंट टाइम में जैक डॉर्सी हैं। ये तीनों ही फैक्ट्स जो आपके सामने रखे हुए हैं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम्स या बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एटमेन एआई टेक्निक किसने विकसित की है? तो ये एटमेन एआई टेक्निक क्या है पहले इसके बारे में देख लेते हैं। और कोविड-19 की बीमारी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया गया है। तो भाई देखो, पहले क्या होता था, अगर हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन जानना होता था तो हमें सिटी स्कैन करवाना होता था। सिटी स्कैन काफ़ी महंगी होती थी, 3-3 हज़ार रुपये हमारी एक सिटी स्कैन पे जाता था। तो उससे रिलैक्सेशन हो, उस अमाउंट को हम सेव कर सकें इसीलिए भी, और उससे छुटकारा पाने के लिए भी, सिटी स्कैन करवाना स्किन के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए भी हार्मफुल था थोड़ा, तो उससे छुटकारा पाने के लिए डीआरडीओ ने एटीएमएनएआई टेक्निक विकसित की है और इससे एक्सरे के माध्यम से ही हम पूरी जो इन्फेक्शन है कितने % है या नहीं है इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। चलिए भाई, डीआरडीओ ने इन्वेंट किया है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ को 1958 में फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अल अक्सा मस्जिद ये कहाँ स्थित है? अभी सुना होगा बहुत लोगों ने ये काफ़ी अभी चर्चे में है। अल अक्सा मस्जिद ये यरूशलेम में है। अब चर्चा में क्यों है? तो ये इज़राइल के पास है और फ़िलिस्तीन और इज़राइल का भी कुछ फाइटिंग चल रहा है। एक्चुअली ये जो अल अक्सा मस्जिद है ना,
ये तीनों रिलीजन के आस्था का केंद्र माना जाता है, मुस्लिम्स का, ईसाई का और यहूदियों का। तो यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में अभी कुछ फाइटिंग शाइटिंग चल रही है इस एरिया में, इसीलिए ये काफ़ी अभी चर्चा में है। कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगा? तो ये स्पेस एक्स लॉन्च करेगी। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी स्पेस एजेंसी है। ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी से बनेगा। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है भाई, जैसे अपना रुपीज़ और डॉलर होता है, ऐसी करेंसी ये नहीं होती है। इस एजेंसी के मालिक एलन मस्क हैं, नाम आपने सुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क, और इस एजेंसी के भी हैं, और वर्तमान में ये जेफ बेजोस को भी पछाड़ कर आगे हो गए सबसे रईस पर्सन्स की लिस्ट में। इसका जो मुख्यालय है स्पेस एक्स का, ये कैलिफोर्निया यूएसए में है, और इसे जो ये इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च करना है डॉग 1, इसे ये फल्कन 9 रॉकेट में लॉन्च करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया है? तो ये नेपाल के हैं, केपी शर्मा ओली। नेपाली संसद में 271 सदस्य हैं, जिनमें से इनके पक्ष में 93 पड़े और विपक्ष में 124। तो इन्होंने विश्वास मत खो दिया। भाई क्यों खोया? तो इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने नेपाल सरकार को अपना समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी के अनुसार ओली ने संविधान का उल्लंघन किया और नेपाल में लोकतंत्र के लिए इन्हें खतरा बताया गया है। नेपाल का संविधान अभी विश्व का सबसे नया संविधान है, 2015 में बनकर रेडी हुआ है ये। और बात इनके संविधान की हो रही है, तो हमें हमारा संविधान भी याद होना चाहिए। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है? बहुत फनीस्ट क्वेश्चन है। चाइना ने किया है। इसने पूरे वर्ल्ड में फैला दिया और अभी अपने आप को काफ़ी प्रिजर्व रख रहा है इस चीज़ से। कैसे? तो इन्होंने क्या किया हुआ है, जो चाइना है, चाइना और नेपाल के बीच में जो एवरेस्ट है वो एक बॉर्डर शेयर करता है। तो हुआ क्या है कि भाई एवरेस्ट में चढ़ने वाले जो पर्वतारोही हैं उनकी काफ़ी लंबी कतार रोज़ रहती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 25 बार पार करने वाली कामी रीता शेरपा हैं, जो कि नेपाल की ही हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, बोले बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोविड लेकर आएंगे और हमारे देश में फैलाएंगे। तो इन्होंने पहले ही उससे प्रिजर्वेशन रख ली भाई, और इन्होंने बोला कि एवरेस्ट के बेस कैंप में दर्जनों लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं, ऑब्वियसली हैं, और नेपाल में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भी है, और बेस कैंप में 30 से ज़्यादा लोग बीमार भी हैं। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें देखते हुए एक विभाजन रेखा खींच दी, ताकि नेपाल के लोग या जो भी हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की, वो चाइना की बॉर्डर को टच ना कर सकें और ये वायरस से दूर रहें। कितने शाणे हैं देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गणराज्य में कैस्पियन सी के तट पर 170 लुप्त प्राय सील्स मृत मिली हैं? तो ये है डेगिस्तान, रूस का एक गणराज्य है, यहाँ पर मिली है। कैस्पियन सी जो है वो 5 देशों से घिरा हुआ है, कजाकिस्तान, ईरान, रसिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ पर जो मिली हुई हैं सील्स कितनी है, ये 170 हैं, है ना। देखो इस तरीके से ये आपको कैस्पियन सी दिख रहा होगा सेंटर में, और इसके देखो इधर टॉप में कजाकिस्तान, रसिया, इधर राइट में तुर्कमेनिस्तान, बॉटम में ईरान, और फिर इधर देखो लेफ्ट साइड इसके दिख रहे अजरबैजान। इस तरीके से चारों पांचों तरफ से ये घेर लेते हैं कैस्पियन सी को। और यहाँ की जो इंडस्ट्री का वाटर होता है ना, ये कैस्पियन सी पे जाता जाता है, तो यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन। फिर देखो ये इस तरीके की कंडीशन होती है कि यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके से डेड होने लगते हैं। ये सील्स हैं जो मरी हुई पाई गई है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है? अब इसको क्यों किया गया भाई? तो अगर कहीं बाढ़ आने वाली होगी, असम में आती है बहुत और नेपाल वाले एरिया से आती है, नेपाल की नदियों से आती है, तो क्या किया इन्होंने, अपने आप को सिक्योर कर लिया। बोले अगर बाढ़ आएगी तो हमें पहले ही मोबाइल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। तो इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसे फॉर्म्स कहते हैं। फॉर्म्स का फुल फॉर्म है फ्लूड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। असम ने किया है, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा। पहले सर्बानंद सोनोवाल हुआ करते थे, अभी उनको चेंज कर दिया गया है, हेमंत बिस्वा हो गए हैं। गवर्नर हैं इसके जगदीश मुखी, और फेस्टिवल यहाँ का फेमस फेस्टिवल है बिहू, सुना होगा आप लोगों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा हाँ, अब हम आपसे सवाल करेंगे और आपको आंसर करना है। और मैंने शुरू में ही कहा था भाई ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करो, बस ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया 2003 में है तो 2003 में उसे विश्व धरोहर में शामिल करा, ऐसे नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में राइट करेंगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होगी। तो आज का क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, इसके बारे में आप डिटेल में राइट करें कमेंट बॉक्स में। चलिए, थैंक यू for watching. Please like, comment and share the channel. By Farheen Khan.